नमस्कार आप सभी छात्रों को। आज के इस लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23। यह आदर्श प्रश्न पत्र आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णात्मक प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस आदर्श प्रश्न पत्र में आप लोगों को समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक इसी तरह से यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक होगा आपका 70 का। एक बात आपको बताते चलूं कि नई शिक्षा नीति के तहत 2023 में आपको 20 अंकों का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर सीट पर करने होंगे। और ओएमआर सीट हमेशा गलत ना करें। एक बार आंसर देने के बाद दोबारा आंसर देने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ओएमआर सीट जांचने में परेशानी होगी। आदर्श प्रश्न पत्र के लिए यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1 है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको सभी प्रश्न करने होंगे। नंबर 2, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि शुरुआत के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तीसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, अ और ब। चौथा है आपके लिए खंड अ में 20 अंक यानी 20 नंबर का आपका एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। ओएमआर सीट कैसे भरना है इसका वीडियो में जल्द ही ग्रुप पे डाल दूंगा। पांचवा है आपका ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज नहीं करें, मतलब उसको मिटाने की कोशिश ना करें और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ध्यान रखना, बेहद ध्यान रखने की बात। खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। मानचित्र कार्य के लिए आपको 2 प्रश्न होंगे। और 7वां है आपके लिए, ये देखिए, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि जब आप मानचित्र कार्य कर लें तो उसको अपने पुस्तिका के साथ, जिसमें आपने आंसर दिया है, उत्तर पुस्तिका है, उसके साथ बांधना जरूरी है। 9वां, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जो ब्लाइंड हैं, उन छात्रों के लिए मानचित्र कार्य नहीं करना है, सिर्फ प्रश्नों का आंसर देना है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ प्रश्न। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको 20 अंक के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्यूक मैटरनिख। क्या होगा? ड्यूक मैटरनिख। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी, आप लोगों को बता दूं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है पावर का डिवाइडेशन। मतलब सत्ता का मतलब होता है पावर, और पावर को केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर बांट दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझाकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? देखिए, 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत 50% इसलिए कम हो गई क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी का दौर चल रहा था। महामंदी का दौर चल रहा था, इसलिए गेहूं की कीमत भारत में 50% तक गिर गई। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्ति का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो संघीय सरकार का जो संबंध है वो है केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। मतलब कठोर संविधान हो सकता है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय होता ही होता है, सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? देखिए, सामाजिक विभाजन का कारण होता है धर्म और भाषा। धर्म के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है और भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। समाज के अंदर जो डिवाइडेशन है, तो अ और ब ये दो इसके, तीसरा वाला जो आंसर है ये इसका सही है, तीसरा वाला ऑप्शन, सॉरी। तो चलिए देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है? देखिए, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, लैंगिक विभाजन हमेशा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका के कारण होता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए घर का काम करना होता है और पुरुष को बाहर का काम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, लैंगिक विभाजन का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? अब देखिए, राष्ट्रवाद कहते किसे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, और राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक, भाषा, धर्म, रीति रिवाज के तहत उन सबको एकजुट करना, नेशनलिज्म कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का जो सर्वप्रथम उदय हुआ था वो हुआ था फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो इसका जो जवाब होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर द, ज्यूसेपे मेज़्ज़नी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था होती है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसमें क्या होता है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये बिल्कुल सही बात है। नागरिकों में समानता व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। गरिमा क्या? गरिमा का मतलब होता है शान शौकत, डिग्निटी। ये भी सही है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स, अ एवं ब दोनों, ये इसका राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? और देखिए, मृदा, मिट्टी को मृदा कहते हैं। मिट्टी एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन भी है और प्राकृतिक संसाधन को नवीकरण संसाधन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब यही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पंजाब में जो भूमि का संकुचन हो रहा है इसका कारण है अधिक सिंचाई। अब अधिक सिंचाई क्यों? क्योंकि अधिक सिंचाई के कारण खेती की उर्वरता क्षमता, खेती की जो उर्वरकता शक्ति होती है वो उसका क्षरण होता है और लवण की मात्रा खेत में बढ़ जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बच्चों की, जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, न्यूबॉर्न चाइल्ड, उनकी मृत्यु दर सबसे कम है? इसका सही जवाब है केरल। अब इसका सही जवाब केरल क्यों है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। केरल में 95% से अधिक डिलीवरी यानी प्रसव अस्पताल में होता है, इसलिए केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है उद्यम का स्वामित्व। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, भूमि का क्षरण, भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का क्षरण। तो इसका जो सही जवाब होगा भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि की उपज शक्ति कम हो जाती है, उसी को भूक्षरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? अब देखिए, गोंडवाना कोयला क्या है इसको मैं बता देता हूँ। आज से 350 मिलियन वर्ष पहले जो कोयला मिलता है, आज से 350 वर्ष पहले जो कोयला धरती के नीचे बना था भूगर्भ में, उसी को गोंडवाना कोयला कहते हैं। तो देखिए, दामोदर घाटी, महानदी और सोन नदी, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो इनमें तो गोंडवाना कोयले का जवाब मिलता ही है। लेकिन ये जो चंबल नदी है, चंबल घाटी,
ये गोंडवाना कोयले का जमाव क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा चंबल घाटी। ठीक, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा होगा? देखिए, भूमिहीन जिनके पास खेती नहीं है वो बेचारे क्या है, उनको लिए ज़्यादा अधिक मजदूरी चाहिए जिससे कि उनका उपयुक्त विकास हो सके। तो इसका ऑप्शन यही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? देखिए, व्यापार अवरोधकों का लक्ष्य, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर अ होगा, क्योंकि देखिए सरकार विदेश व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भूतापीय ऊर्जा। ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर अ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा यही होगा, उपरोक्त सभी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला भाग जल्द ही आने वाला है इसी ग्रुप पर। धन्यवाद।